नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर बयान क्या दिया, आपत्तिजनक बयान दिया। देश में हंगामा मच गया। अमित शाह लाख सफाई दे रहे हो, कह रहे मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, लेकिन मामला थमेगा नहीं। दलित लोग बहुत नाराज हैं। अभय द्विवेदी जी से बातचीत करते करते मैंने एक सुझाव दिया, और अमित शाह जी अगर मेरे सुझाव को मान लें तो इसकी कुछ रॉयल्टी वॉयल्टी फीस उन्हें मुझे भेज देनी चाहिए। मैं कहा, देखो, दलितों की नाराजगी करने का एक बड़ा परफेक्ट फार्मूला है। आरएसएस का जो चीफ होता है ना, वो हमेशा ब्राह्मण होता है। पंडित जी में पता नहीं कौन से सुरगाव के पर लगे होते हैं कि रज्जू भैया को छोड़ दो, हमेशा पंडित ही बैठेंगे। मोहन भागवत ही पंडित हैं। आने वाला जो भी होगा संघ प्रमुख, वो भी पंडित होगा। तो मैंने अभय दुबे जी से कहा कि बीजेपी को चाहिए इस बार संघ को मैनेज करे कि मोहन भागवत के बाद जो भी संघ प्रमुख होगा वो दलित होगा। ये बना दो, दलितों में एक अच्छा संदेश चला जाएगा। वो नहीं बन रहा तो एक काम करो, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है, उसको भी दलित बना दो। हालाँकि एक बार उन्होंने बंगारू लक्ष्मण को पहले एक बार बनाया था दलित को बीजेपी ने, लेकिन वो बेचारे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। उसके बाद से दलितों का स्पेस नहीं हुआ। यहाँ बाकी ऊँची जातियों के लोग करोड़ों रुपए की रिश्वत ले लेते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। ये बात अलग है, नेता बड़े-बड़े खेल खेलते हैं। दोनों सुझाव के अलावा मैंने कुछ दिन पहले भी सुझाव दिया था, वो भी इन लोगों ने नहीं माना। मैंने कहा था, राम मंदिर एक बड़ा प्रतीक चिन्ह है, बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। इसका मुख्य पुजारी दलित बना दो। कहीं तो दलितों को केवल प्रतीक चिन्हों में महत्व देते रहोगे। हम बड़ा दलितों का सम्मान करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, बाबा साहब की फोटो लगा लोगे, प्रैक्टिकल कहीं महत्व नहीं दोगे। मैंने पूछा कि अमित शाह की जो पॉलिटिकल गलती है, इसका बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत शानदार बातचीत है अभय दुबे जी से। चलते हैं उनके पास। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को और मेरे म्यूजिक चैनल को, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ 4 PM म्यूजिक, जिसका लोगो आप देख रहे हैं, वो चैनल मेरे मन का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। देश के गृह मंत्री के एक बयान पर बवाल मच गया है। हाउस में उन्होंने कहा कि कुछ लोग बार बार अंबेडकर 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 ऐसे नाम लेते रहते हैं। इतना नाम भगवान का ले लेते तो मोक्ष मिल जाता, जीवन सुधर जाता। बड़ा सवाल यह है कि अंबेडकर जी ने तो खुद ही हिंदू धर्म छोड़ दिया था, और अंबेडकर जी को मानने वाले हजारों लाखों लोग जो हैं वो भगवान को नहीं मानते, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये जो अमित शाह का ये बयान था कि ये अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्यों नाम ले रहे हो इतना अंबेडकर का, ये जो कहने का भाव था, कहने की शैली थी, पूरे दलित समाज में एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कुछ खास महत्व रखती नहीं है दलितों के प्रति, कोई बहुत करुणा भाव नहीं रखती है। और ये संदेश भी क्या कि भाजपा चाहती नहीं है कि लोग अंबेडकर का बार बार अंबेडकर का नाम लें। मैंने तो लखनऊ में देखा है, अम्बेडकर स्थल पे देखा है कि वहाँ पे लोग मिट्टी को उठा के मैंने माथे पे लगाते हुए देखा है। वहाँ पे एक पानी जो है झरने टाइप का, उसको बोतल में भर ले जाके भरते हुए घर में देखा है। उनके लिए भगवान जैसे ही हैं अम्बेडकर। उन्होंने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया, कहा कि अगर एक गाँव में, एक शहर में स्कूल हो और मंदिर हो तो पहले स्कूल जाओ। मेरी समझ में ये नहीं आया कि अमित शाह जी को परेशानी क्या है। अगर कोई लोग एक बार नहीं 20 बार अगर अम्बेडकर का नाम ले ले रहे हैं, ये लोग भी तो दीनदयाल का उपाध्याय का नाम लेते हैं, ये लोग भी तो तरह-तरह का नाम लेते हैं। आपको क्या लगता है क्यों ये बयान दिया होगा? क्या कारण रहा होगा बयान के? और जो विरोध हो रहा है अब इसका भविष्य क्या होगा? क्या बीजेपी को भारी नुकसान हो जाएगा? देखिए, इस सवाल का जवाब वैसे तो संक्षेप में दिया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार में इस सवाल का जवाब दूंगा। अ, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अंबेडकर से कभी कोई नाता नहीं रहा। 1974 से पहले भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंबेडकर का नाम भी नहीं लेते थे। ये लोग दरअसल अंबेडकर विरोधियों के तौर पर ही चिन्हित थे। महाराष्ट्र में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ, नागपुर में गठन हुआ, उस वक्त महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन की धूम थी। ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन बहुत ही प्रखर था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी भी ब्राह्मण की आलोचना करना तकरीबन असंभव था। तकरीबन क्या, मैं गलत कह रहा हूं, बिल्कुल असंभव था। ब्राह्मणवाद विरोध, ब्राह्मणों की आलोचना, वर्ण व्यवस्था की आलोचना, ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उसकी विचारधारा के विपरीत विपरीत बातें थी। इसलिए शुरू से ही यह संगठन और इस संगठन की जो राजनीतिक भुजा थी, तो पहले भारतीय जनसंघ थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी, इसका अंबेडकरवाद, महात्मा फुले की विचारधारा, रामास्वामी नायकर पेरियार की विचारधारा, इन सबसे कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। ये रिश्ता 1974 में बना पहली बार।
1974 में बाला साहब देवरस ने पूना की वसंत व्याख्यान माला में एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमें इन तमाम लोगों का नाम, तमाम महापुरुषों का नाम अपने प्रातः स्मरण में जोड़ लेना चाहिए और इन लोगों को हिंदू चिंतक के तौर पर देखना चाहिए और इन्होंने हमें जो बुरी भली बातें कही हैं उनको हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसके बाद से मंचों पर अंबेडकर की तस्वीर लगाई जाने लगी, महात्मा फुले की तस्वीर लगाई जाने लगी, लेकिन उनके विचारों से इनका कभी कोई संबंध नहीं रहा। उसके बाद दत्तोपंत हेगड़े, जो इनके बहुत बड़े विचार पुरुष थे, बहुत बड़े आइडियोलॉग थे, उन्होंने अपने एक लेख में और अपनी कुछ रचनाओं में ये जिताने की कोशिश की कि किस तरह अंबेडकर दरअसल हिंदू समाज सुधारक थे। यानी अंबेडकर को, फुले को इन लोगों ने हिंदू समाज सुधारक के तौर पर पेश करने की कोशिश की। अच्छा, अब ये तो रही वैचारिक बात। सवाल ये है कि दलित वोटों में इनकी घुसपैठ कैसे हुई। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ दलित वोट इनको मिलते रहे सारे देश में और धीरे धीरे करके उसकी संख्या बढ़ती गई है। नरेंद्र मोदी जब से देश की राजनीति में हावी हुए तब से उनकी संख्या बढ़ी है। वो घुसपैठ उन्होंने इस तरीके से की कि उन्होंने देखा कि जो दलितों का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं वो मुख्य तौर पर दलित समाज के जो बड़ा हिस्सा, जो ऐसे उत्तर प्रदेश में जाटव समुदाय है, महाराष्ट्र में महार समुदाय है, ये आंध्र प्रदेश में माला समुदाय है, यानी उसका जो बड़ा हिस्सा है, उस बड़े हिस्से को इनकी वजह से लाभ पहुंचता है और दूसरी दलित छोटी छोटी जातियां हैं उनसे उनका लाभ नहीं पहुंचता। तो उन्होंने उन छोटी छोटी जातियों को इन लोगों ने संगठित करना शुरू किया। एक बहुत ही माइक्रो प्लानिंग की इसमें। दलित समाज की वोट अपनी ओर खींचने के लिए इन लोगों ने जबरदस्त माइक्रो प्लानिंग की और जाटव समाज का बहिष्कार किया। देखिए, आप तो लखनऊ में बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं। मैं ये मानता हूं कि 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हुआ और 2014 का लोकसभा का चुनाव और 2019 का लोकसभा का चुनाव, ये चारों चुनाव जाटव वोटों को किस तरह मुसलमानों और यादवों के साथ जोड़ के उनका बहिष्कार किया जाए, इस नारे के साथ, ये नारा मंच पे ही लगाया, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की गोलबंदी की है। 3 जात के खिलाफ सब जात, और उसमें एक जात जाटव जात थी, जाटव, यादव और मुसलमान। इस तरह करके अगर ये दलितों के पक्ष में होते तो ये कभी नारा लगाते 3 जात के खिलाफ 3 जात। तो ये एक, और चूंकि मायावती के नेतृत्व में जो बहुजन समाज पार्टी थी उसमें मुख्य तौर पर जाटवों का नेतृत्व ही उसके ऊपर हावी था, तो इसका फायदा इनको मिला और धीरे धीरे करके मायावती के तौर तरीके की प्रतिक्रिया में बहुत सारे उत्तर प्रदेश में जो गैर जाटव दलित वोट थे वो इनकी तरफ झुके। इसी तरह देश के दूसरे राज्यों में भी इनको उसमें फायदा हुआ। अम्बेडकर की तस्वीर ये लगाते रहे लगातार। अच्छा, और लगातार सतर्कता बरते रहे। पहली बार मैंने उनके किसी बड़े नेता को की सतर्कता में ढील देखी है जब अमित शाह के मुंह से ये बात निकल गई। अच्छा, अब अमित शाह के मुंह से ये बात निकल गई है, अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है इसका। नरेंद्र मोदी ने जो अमित शाह का बचाव किया है उसमें नरेंद्र मोदी ने किसी तरह का अफसोस नहीं जताया। नरेंद्र मोदी ये कह रहे भाई कांग्रेस अंबेडकर के खिलाफ रही है, कांग्रेस दलितों के खिलाफ रही है, ये सब बातें उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इनसे आप बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए। ये अंबेडकरवाद जो है, यानी अंबेडकर की विचारधारा है, उसके ये सख्त खिलाफ है। आपको ध्यान है भीमा कोरेगांव कांड क्या है? वो एक फर्जी कांड है जिसके अंदर दलित बुद्धिजीवियों को किस तरीके से फंसाया गया भीमा कोरेगांव कांड में। आपको गुजरात में जो दलितों के तलवों पर लाठियां मारी गई थी या उनको बांध के कोड़े से पीटा गया था, और रोहित वेमुला कांड याद है आपको? रोहित वेमुला कांड, ये सारे के सारे कांड जो है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुए। और लेकिन है क्या कि जब आप एक बड़े समाज में जो जातियों के आपसी अंतर्द्वंद होते हैं, उन अंतर्द्वंदों का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटों में घुसपैठ की है। और उसको सबसे बड़ा धक्का इस बात से लगा कि पिछली बार जब राहुल गांधी हाथ में संविधान का लाल गुटका लेके निकले और उन्होंने कहा कि ये आरक्षण हटाना चाहते हैं और संविधान में इसके लिए परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इससे जो कुछ भी दलित वोट थोड़े बहुत मिलते थे इनको, वो भी नहीं मिले, और खासतौर से ओबीसी एकता भी इनके खिलाफ हो गई, ओबीसी वोट भी उनको उतने नहीं मिले। इस बात से उनको बहुत जबरदस्त झटका मिला। तो ये जो अमित शाह के मुंह से ये बात निकल गई है और इससे इनकी जो पूरी रणनीति है, जो लंबे अभी
24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से इन्होंने बना रखी थी कि किस तरीके से दोबारा हम दलित वोटों को अपनी ओर खींचें, उस रणनीति को काफी बड़ा झटका लगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये राजनीति में होता है कि बात बड़ी जल्दी लोग भूल जाते हैं, चीजें चली जाती हैं? ये जो अमित शाह ने कहा है कि क्या अंबेडकर 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 लगाए रहते हैं आप लोग, ये लाइन क्या अब ये आने वाले समय में ये लोग याद रखेंगे, चर्चा में आएगी, या फिर ये अभी का मुद्दा है, अभी गर्म है? ये काम विपक्ष का है और केवल अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं के बस की बात नहीं है। अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत कम है। देखिए, दलित समाज तो बहुत बड़ा है देश का। ये मान लेना कि हर दलित अंबेडकरवादी कार्यकर्ता है, ये गलतफहमी है। दलित समाज बहुत बड़ा है, लेकिन अब देखिए दलित समाजों में एक जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज तो अंबेडकर को अपना नेता वैसे भी नहीं मानता है। वाल्मीकि समाज थोड़ा अलग तरीके से चलता है। ये दलित राजनीति की हकीकतें हैं जिनको निगाह में रख के हमें इस पूरे कांड की समीक्षा करनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम विशुद्ध पाखंड है। पहली बात तो ये, इन्होंने दलितों के पक्ष में कभी भी कुछ नहीं किया। इनको सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं दलित और ओबीसी जातियां फिर से भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया पार्टी के रूप में चिन्हित न करने लगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर से पुनर्मूषको भव की स्थिति हो जाएगी। इन्हें केवल ऊंची जातियों के ही वोट मिलेंगे और उस प्रक्रिया में जो कांग्रेस का बढ़ाव होगा उसकी वजह से धीरे धीरे ब्राह्मण वोट भी इनके पक्ष से खिसकने शुरू हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा डर है इनको। तो करें कि आपको मामला निकल गया इनके हाथ से, इन्होंने कह दिया कि अंबेडकर 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 क्या होता है, तो अब बीजेपी इसका प्रायश्चित कैसे करे? अब ये अपने समर्थक, मेरा मानना है कि अपने समर्थक मीडिया के दम पर पहली बात तो इसमें कोई स्पिन देने की कोशिश करेंगे। वो स्पिन कौन सा है ये देखना पड़ेगा। ये स्पिन देने में माहिर है। ये पहले स्पिन देने की कोशिश करेंगे और स्पिन देने की प्रक्रिया में इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये सारा ठीकरा जो है ना, कांग्रेस ने अगर कोई दलित विरोधी कदम उठाया होगा, कभी कुछ उठाया होगा, तो उसको सामने लाएंगे और उसके ऊपर जोर देंगे। जबकि इनका सबसे बड़ा देखिए, दलितों को इस मामले में केवल दलित पे फोकस नहीं रखना चाहिए, इनको दलित और ओबीसी दोनों पे फोकस रखना चाहिए। यहां पर अखिलेश जैसे नेताओं की सबसे बड़ी भूमिका निकल कर आती है। मेरा तो मानना यह है कि मैं इस बात को खासतौर से रेखांकित करूंगा 4 PM के मंच पर कि मायावती इसमें क्या करती हैं ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मायावती की राजनीति की गोटी पिट चुकी है पूरी तरीके से। इसमें अखिलेश क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। अखिलेश अगर दलित और ओबीसी एकता को सामने रख पाते हैं और ये कह पाते हैं, उनका पीडीए कहना है ना, अखिलेश का पीडीए में दलित आता है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आता है उसके अंदर। तो अगर वो इस चीज को फोकस में लाते हैं, और देखिए चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव तो बहुत नजदीक है, लेकिन बिहार का चुनाव तकरीबन साल भर 11-12 महीने दूर है। तो ऐसी स्थिति में लगातार इस चीज पे जोर देना होगा, और इन लोगों को सबसे है क्या कि नरेंद्र मोदी अभी जो संसद में भाषण दे रहे थे संविधान पे बहस का, तो उन्होंने बड़े गर्व से डींग मारते हुए कहा था कि हमने जो 130वां संशोधन किया है, जिसमें हमने 10% आरक्षण ऊंची जात के लोगों को दिया, उन लोगों को दिया, गरीबों को आरक्षण दिया, यानी आर्थिक आधार पर हमने आरक्षण दिया। आर्थिक आधार पर आरक्षण का व्यवहारिक नाम यही है कि ऊंची जातियों को दिया गया आरक्षण है। ये पूरी तरीके से दलित विरोधी कदम है ये संशोधन करना। ये पूरी तरीके से ओबीसी विरोधी कदम, ये पूरी तरीके से आदिवासी विरोधी कदम है। लेकिन विपक्ष इस चीज को नहीं उठाता है। एक तो यह है कि इसमें दो तरह से अपनी रणनीति बनानी होती है। एक तो यह है कि आप सार्वजनिक मंचों से ही कहें, सार्वजनिक मंचों से कहने से आपको नुकसान होगा, लेकिन जब आप दलितों के बीच में जाएं तब ये आप प्रचार करें, जब आप ओबीसी के बीच में जाएं तब आप ये प्रचार करें, जब आप आदिवासियों के बीच में जाएं तब ये प्रचार करें। उस तरीके से करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा, अमित शाह ने तो उल्टा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, उल्टा कांग्रेस पे आरोप लगाने शुरू कर दिए, कांग्रेस संविधान विरोधी है, कांग्रेस ने ये संविधान को उल्लंघन किया, कांग्रेस ने वो किया। अमित शाह की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी सफाई में कम और कांग्रेस के ऊपर हमला ज्यादा थी कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, कभी उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया। क्या ये पर्याप्त किया है? देखिए, ये है क्या, भारतीय जनता पार्टी को एक चीज का पक्का यकीन है कि वो झूठ बोलेगी और पकड़ी नहीं जाएगी। जबकि आमतौर पर झूठ बोलने के बाद आदमी सकपका जाता है, गलत बात मुंह से निकलने के बाद आदमी सकपका जाता है। नरेंद्र मोदी ने आज तक इस देश में अपने भाषणों में कितने झूठ बोले हैं, कितनी तथ्यहीन उन्होंने बातें कही हैं,
अभी इसी भाषण में वो ये कह गए कि 20 कांग्रेस की कितनी समितियों ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में प्रस्ताव पास किया था। अब इस बात का क्या बाकायदा किसी ने खंडन किया है? इसका क्या प्रमाण है नरेंद्र मोदी के पास? वो कौन सी 20 समितियां थी जिन्होंने सरदार पटेल के पक्ष में प्रधानमंत्री के लिए प्रस्ताव पास किया था? लगातार ये नेहरू के खिलाफ पटेल को खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि नेहरू और पटेल में ऐसी कोई प्रतिद्वंदता नहीं थी। दोनों मिलजुल कर राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे थे। पटेल ने अपने कितने वक्तव्यों में नेहरू की कितनी प्रशंसा की, इसकी कोई सीमा नहीं है। दोनों साथ साथ मिल रहे थे, साथ साथ काम कर रहे थे। आजादी मिलने के बाद में कितना कठिन समय था, उस कठिन समय में उन दोनों ने मिलकर देश का नेतृत्व किया। अच्छा तो ये तो उनको लगता है कि हम लगातार देखिए, आप मीडिया के मदद से क्या जबरदस्त ये लोग खेल खेलते हैं। अभी आपके सामने वो खेल आएगा। अच्छा, मुझे बताइए कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, किसी पत्रकार को दिया हुआ इंटरव्यू तो है नहीं जो आप कह रहे हैं कि मेरे तथ्यों को तोड़ मरोड़ को पेश कर दिया गया। कल अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यहाँ तो धमकी दे दी वो कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। आप सोचो, संसद में कोई नेता बयान दे रहा है, सब सुन रहे हैं, लाइव हो रहा है, लाइव मैंने खुद सुना है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को पेशेंस हो गया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम भगवान का ले लेते। ये तो पूरे देश ने सुना वो है। करें ना कानूनी कार्रवाई। विपक्ष को चाहिए कि उनको स्वागत करें। विपक्ष को चाहिए कि सामने आकर कहे कि मैं आपका स्वागत करता हूं, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। इस पर संसद में, इस पर अदालत में भी बहस होनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस भी बहुत आक्रामक है। खड़गे जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। यानी कि अब बात और आगे निकल गई, बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। देखिए, खड़गे ने ठीक कहा, और जितना इनके ऊपर आक्रमण किया जाए उतना कम है। लेकिन आप ये मत समझिए कि वो विपक्ष के इस आक्रामक रवैये के सामने दब जाएंगे। वो कभी नहीं दबेंगे उसके रवैये। मैं तो मानता हूं कि ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने रुख पर अड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती रहेगी कि हम दलितों के पक्ष, क्योंकि उन्होंने जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पीछे पैर खींचा और रक्षात्मक रवैया अपनाया, वैसे ही उनको समस्या बहुत पैदा होगी। अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मेरे बयान को आधा दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह के पूरी रिकॉर्डिंग को डाला है। वो आधा हो या पूरा हो, ये लाइन तो उन्होंने बोली है ना कि क्या बार बार हम कुछ लोग अम्बेडकर 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 का, ये लाइन तो बोली है भाई। एक चीज होती है संदर्भ, हमारी चीज को तोड़ मरोड़ कर संदर्भ से बाहर पेश किया गया। अच्छा, तो वो क्या है, कहां संदर्भ को तोड़ा? संदर्भ कौन सा संदर्भ है जो कि आप कहते हैं वो महत्वपूर्ण था, हमने उस संदर्भ में बात कही? आप कहिए ना उस बात को। विपक्ष को चाहिए कि इस बात का स्वागत करें कि आइए अदालत में चले जाए, ये अदालत में चले जाएं। क्योंकि देखिए, अदालत में इनके जाने भर से केवल काम नहीं होगा। अदालत में जाएंगे, वहां अदालत में भी इस बात पर चर्चा होगी। भाजपा की तो पूरी कोशिश होगी किस तरह पूरे मसले पर मिट्टी डाली जाए, कैसे ये मसला दबे, इसके ऊपर चर्चा कम से कम हो, ये कोशिश होगी भाजपा की। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि इसके ऊपर बहस होती रहे लगातार। अच्छा, वो कांग्रेस भी बिल्कुल तुली। राहुल गांधी तो कुछ दिन पहले ही संविधान की कॉपी लेकर आए थे और मनुस्मृति को लेके खुल के बोले थे कि भाई सावरकर का मानना था मनुस्मृति से देश चलना चाहिए। ये लोग तो सावरकर का मानने वाले हैं, मनुस्मृति को। मैं कल राष्ट्रीय जनता दल की बहुत तेज तरह प्रवक्ता है प्रियंका, उससे बात कर रहा था। उसने कहा कि वो ये कह रहे थे अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम क्यों ले रहे हो, भगवान मतलब मनुस्मृति का नाम लो। उन लोगों का कहना ये है कि इनके दिल दिमाग जहन में मनुस्मृति बसी हुई है। यहाँ पे केवल ऊंची जातियों का वर्चस्व होगा, दलितों का, पिछड़ों का होगा। आज ही खबर छपी है अखबार में कि बुलंदशहर में दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। तमाम जगह पे ऐसी खबरें आती हैं, कहीं मूछ काट ली गई, कहीं गला काट लिया गया कि दलित ऊंची जाति के समाज में घोड़े पे ना चढ़ जाए, बारात ना चढ़ जाए। तो ये देश में आपने कई घटनाओं का आपने उदाहरण दिया। तो ये जो संदर्भ है, मनुस्मृति का बार बार जिक्र आ रहा है इस बहाने से, क्या ये मनुस्मृति को लेकर भाजपा बैकफुट में आएगी? क्योंकि बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो मनुस्मृति का विरोध कर दे। देखिए, भाजपा का नेता हमेशा तुचित्तेपन का शिकार रहता है। वो दो मुंह से बात करता है। मनी मन ये लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, लेकिन ऊपर से मनुस्मृति का विरोध भी करते हैं। जैसे कि अगर आप विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा, अशोक सिंघल का लेटर मिलेगा, हम मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति के पक्ष में नहीं है, हम तो गीता को मानते हैं और सब लोगों को
सब लोगों को दीक्षा देते हैं, लेकिन अंदर से सब लोग मनुस्मृति के समर्थक हैं। तो मनुस्मृति का या वर्ण व्यवस्था का पूरा बचाव दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में मिलता है। दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक है एकात्म मानववाद, उसके अंदर वर्ण व्यवस्था का दार्शनिक बचाव किया गया है उसके अंदर। तो ये सारी इस अंतर विरोध से भाजपा बुरी तरीके से घिरी हुई है। भाजपा को उस अंतर विरोध से निकलने की जो इजाजत मिलती है, निकलने की जो गुंजाइश मिलती है, वो मिलती है पिछले दिनों दलित पार्टियों का पिछले कई सालों में जो रवैया रहा है उसकी वजह से मिलती रही है कि जो बड़ी दलित जातियां हैं उनको फायदा मिला है और जो छोटे दलित समुदाय हैं उनको फायदा नहीं मिला है। ना उन्हें टिकट मिलते हैं, ना उन्हें नौकरियों में हिस्सा मिलता है, ना आरक्षण का लाभ मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये आश्वासन दिया, इससे उन्हें लगा कि इस पार्टी को आजमा के देखा जाए, तो उन्होंने इस पार्टी को अभी तक आजमा के देख लिया है। अगर हरियाणा के चुनाव में जो गलती की थी कांग्रेस ने, जिसमें उन्होंने सारे के सारे अंडे जाट समुदाय की टोकरी में रख दिए, वैसी गलती अगर कांग्रेस नहीं करेगी तो कांग्रेस को तमाम जगहों पर दलित समुदाय के बड़े पैमाने पर व्यापक वोट प्राप्त होंगे। इस बात से लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत चौंकी हुई है। कांग्रेस को दलितों के वोट मिलना और कांग्रेस का जो मुसलमान जिन पार्टियों की तरफ से हमदर्दी रखते हैं, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मुसलमानों की इन पार्टियों के प्रति हमदर्दी है। इन पार्टियों के साथ कांग्रेस का लगातार गठजोड़ होना उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ये, और उसके साथ अगर दलित वोट और जुड़ जाते हैं और पहले से बड़े बड़े ओबीसी समुदायों की ये पार्टियां हैं, तो ये बहुत मजबूत विपक्ष की ताकत बन जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बिल्कुल साफ तौर पर खतरा है। भाजपा तो उस क्षण को कोस रही होगी जब अमित शाह के मुंह से ये बातें निकली, क्योंकि जैसी ये अब इन बातों पे जो मथानी चलेगी, उसमें वो तमाम सारी घटनाएं निकलकर सामने आएंगी जो हो चुकी, इनको लोग भूल गए थे। अब रोहित वेमुला कांड को निकालकर सामने लाना चाहिए। अब भीमा कोरेगांव कांड में जो साजिश रच के जो अंबेडकर वादियों को फंसाया गया था, उनको सामने लाना चाहिए, उन तमाम बातों को। मैं विशुद्ध रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल अंबेडकर की तस्वीर लगाती है। अंबेडकर के विचार से उसका कभी कोई नाता नहीं रहा। अंबेडकर जिस तरह सोचते थे, जिस तरह लिखते थे, जिस तरह से उन्होंने दलितों को, ब्राह्मणों के खिलाफ और ऊंची जातियों के प्रभुत्व के खिलाफ उन्होंने संगठित किया था, वो तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बुनियादी तौर पर खिलाफ है। अच्छा, एक तरीका हो सकता है कि आरएसएस और बीजेपी जो है अपनी इस दलित विरोधी जो छवि है या बाबा साहब पे जो कमेंट किया है उससे उबर पाए। वो ये है कि आरएसएस अपना प्रमुख जो आम हमेशा ब्राह्मण ही बनाता आया है, एक रज्जू भैया को छोड़ दीजिए, हमेशा पंडित जी रहते हैं, और बीजेपी तो रज्जू भैया को अपवाद को मान लीजिए तो वो कहें कि ब्राह्मण परंपरा खत्म करते हैं, इस बार संघ प्रमुख कोई दलित बने, और बीजेपी कहे कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित बनेगा, तो कुछ सिंपैथी हो जाएगी दलितों में। नहीं, बीजेपी तो दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी है। हाँ, वो तो बेचारे पकड़े गए थे, 1 लाख रुपए, उसके बाद तो दोबारा कभी नहीं बनाया। तो भाजपा को दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सरसंचालक दलित नहीं होगा, ये अभी से आप हमें गारंटीज कह सकता हूँ। अच्छा, वो क्यों नहीं होगा? वो उसमें ब्राह्मणों में क्यों इतने लाल लगे हुए कि वही ब्राह्मण पंडित जी होंगे? वो ये मान के चलते हैं। देखिए इसमें देखने की जरूरत यह है कि जो अंबेडकरवादी विचारधारा है उसके मर्म में समता है, इक्वलिटी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के मर्म में समता नहीं है, उसके मर्म में समरसता है। ये दो सुनने में एक से शब्द लगते हैं, लेकिन दोनों के मतलब बिल्कुल अलग अलग है। इनका मानना यह है कि ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, राजपूत और दूसरी सभी जातियां हैं, ये एक दूसरे से समरस होकर रहनी चाहिए और इनको अलग से समानता के आधार पर अलग से दावेदारी करके अपने हक की मांग नहीं करनी चाहिए, ये इनका मानना है। नहीं, ये मैं समझा नहीं, मतलब संघ में रहना चाहिए, लेकिन इनका बिग बॉस होगा वो पंडित ही होगा। देखिए, जो उनका मानना यह है कि समाज जिस तरीके से बना है, वर्ण व्यवस्था के मुताबिक जिस तरीके से समाज का गठन हुआ है, वो गठन अपने आप में उचित है, वो ठीक ठाक है। उसमें कुछ विकृतियां पैदा हो गई है, जैसे छुआछूत की विकृति पैदा हो गई है, उन विकृतियों को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए राजनीतिक प्रतिरोध करना और मांग करना, आंदोलन करना, ये सब उचित नहीं है।
मैंने तो एक सुझाव और दिया था, पहले कोई मेरा सुझाव मानता नहीं है। अम्बेडकर का नारा क्या था? अम्बेडकर का नारा ये था, संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। संघर्ष ये करो 3 जी। नारे थे अम्बेडकर के। संगठित हो, हाँ, शिक्षित हो और संघर्ष करो। तो भारतीय जनता पार्टी इन नारों के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि आप भाजपा में आइए, आपको कुछ राजनीतिक महत्व प्राप्त होगा, जो राजनीतिक सत्ता के बंटवारे में हम आपको भी हिस्सा देंगे उसमें। इसके जी। अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास दलितों के लिए कुछ नहीं है। मैंने तो देखिए, वैसे 10 एक साल हो गए नरेंद्र मोदी को, 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को सत्ता में, केंद्र में। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में रहे। 16 वर्ष से लोग 16 वर्ष तक इस देश की सत्ता पर काम, 16 वर्ष कम नहीं होते। आज तक कहीं भी दलित कोटा पूरा भरा गया? ना। ये सवाल उठाना चाहिए ना विपक्ष को। हाँ, भाई दलित कोटा कहां भरा गया? नहीं भरा गया। मैंने तो एक सुझाव और दिया था, वैसे मैंने कहा था उस समय में कि एक अच्छा संदेश आएगा, राम मंदिर बन रहा है, इसका मुख्य पुजारी किसी दलित को बना दीजिए। कितना बढ़िया संदेश आएगा कि देश का सबसे नहीं, बड़ा वो मंदिर। कभी मुख्य पुजारी दलित को नहीं बनाएंगे, लेकिन राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, तो वो एक कामेश्वर चौपाल नामक दलित के हाथ से रखवाई गई थी, बस, और जब पूजन बाद हुआ में राम बीजेपी मंदिर का का। विधायक भी बना, जो बाद में बीजेपी का बिहार से विधायक भी बना। तो वो और दलित को प्रतीकात्मक महत्व देने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरह अंबेडकर की तस्वीर प्रतीकात्मक रूप से लगी हुई है मंच पे, उसी तरीके से कामेश्वर चौपाल के हाथ से ईंट रखवाई गई थी। और जब पूजा हुई तो वहां पे तो कोई दलित नहीं था। वहां पे तो लगातार नरेंद्र मोदी मौजूद थे और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, और विष्णु भगवान के अवतार थे उस वक्त। हाँ, वो तो चंपत राय जी ने कह दिया था उनसे, लेकिन चंपत देखना राय होगा ने नहीं, कि ये बहुतों ने कहा था, बहुतों ने कहा था। हाँ, जेपी नड्डा जी ने भी कहा था, वो तो देवताओं के देवता हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब देखना है कि ये मुद्दे पर राजनीति कितनी गर्म होगी, हम लोग और चर्चा करते रहेंगे। देखिए, इसमें संजय जी एक बात और आप खत्म करने से पहले मैं कह रहा हूं कि ये गेंद भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के पाले में तो है ही, ये विपक्ष के पाले में भी गेंद है। कितना विपक्ष को उठा चाहिए कि इस मुद्दे को बहुत होशियारी से, समझदारी से और दूरगामी दृष्टि से उठाए। थोड़े दिनों के कोलाहल के बाद ये बंद हो जाए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। भाई थोड़े दिनों तक आप शोरगुल करेंगे, भाजपा तो चाहती है कि शोरगुल के बाद ये बंद हो जाए थोड़ा मुद्दा। खत्म हो भाजपा जाए। जानती है थोड़ा बहुत शोरगुल होगा, वो मीडिया के चतुराईपूर्ण इस्तेमाल से इसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करेंगे। हरेन जोशी बता देंगे क्या वो चला रहे हैं। हाँ जी। तो वो विपक्ष को चाहिए कि लगातार इसके ऊपर जोर दे और ओबीसी के भीतर, दलित के भीतर और आदिवासी के भीतर इस प्रचार को ले जाए। राहुल गांधी का जो रणनीतिक मानस है वो इस तरफ है, अखिलेश का भी रणनीतिक मानस इस तरफ है, लेकिन राजनीति में इधर उधर चीजें बट जाती हैं, आप भटक जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, आपके फोकस बिगड़ जाते हैं। अगर इसी चीज पे केवल फोकस रखा जाए तो इसी चीज से ही आप अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2027 में और 2029 में हरा देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अभय द्विवेदी जी, उन्होंने विस्तार से बताया कि दलितों के मन में क्या है और आरएसएस के मन में क्या है। देखना होगा कि ये बयान अभी कितना और असर डालेगा। आप बने रहिए 4 PM के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।